हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज से शुरुआत हो रही है इकोनॉमिक्स की। एज यू ऑल नो कि हमने हिस्ट्री और पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। इवन हिस्ट्री के बाद जब पॉलिटी का सेशन स्टार्ट हुआ तो एंड होने के बाद मैंने 2023 और 2024 का जो एडिशन है रिसेंट का, उन दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में, वो भी मैंने कंडक्ट करवाया। हिस्ट्री वाला भी अपन कंडक्ट करेंगे। और इकोनॉमिक्स में देखो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आज से हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट लेसन है और ये जो क्लासेस हैं आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेंगी। इसके अलावा जो ज्योग्राफी वाला सेशन है वो भी आपको मिलेगा। अल्टरनेट डे पर क्लासेस आएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि डेली कम से कम आप लोगों को एक वीडियो तो मिले ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और सबसे पहले जब आप लुसेंट की बुक में इकोनॉमिक्स खोल करके देखेंगे तो सबसे पहला जो आपको चैप्टर मिलेगा दैट इज हाइलाइट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हाईलाइट देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लुसेंट का 2023 वाला एडिशन देखें, 2024 वाला एडिशन देखें, या अभी जो आएगा 2025 में, तो ये वाला सेक्शन आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो चीजें हैं ये करंट से रिलेटेड चीजें ज्यादा रहेंगी। कि हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, क्या चीजें कैसे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है ना तो अपडेट करनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम, है ना। बट अभी हम 2024 वाला एडिशन पढ़ रहे हैं, तो 2024 वाले एडिशन में जो भी अपडेट्स दिए गए हैं हम उन पर चर्चा कर लेंगे सेशन में। ठीक है दोस्तों, ये वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें, कोई भी बात है डिस्कशन करना चाहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी वीडियो क्लासेस वगैरह आती हैं उनके अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, तो देखो जब भी हम लुसेंट को देखते हैं तो लुसेंट की बुक में जीके का पूरा पोर्शन कवर है। ठीक है, जीके का बेसिक वाला पूरा पोर्शन कवर है। और इसे हम कंप्लीट करने में, आप देखिए, हिस्ट्री हमने वर्ड टू वर्ड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटी हम पूरा वर्ड टू वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी खत्म हो गया था तो मैंने आपको इसमें कंपैरिजन वाला सेशन भी करवा दिया है। हिस्ट्री वाले में भी मैं आपको कंपैरिजन सेशन करवा दूंगा, हर सब्जेक्ट का मैं आपको कंपैरिजन सेशन करवा दूंगा। ठीक है, आज के सेशन में हमारी शुरुआत हो रही है इकोनॉमिक्स की, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वीडियो के फॉर्म में। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर जरूर किया करिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मैं देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, एटलीस्ट आप लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो अगर अपना सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब के जरिए ही बन जाता है तो फिर अपन ऑल टाइम जो है ना इसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और उससे आपका भी बेनिफिट रहेगा, आप लोग भी जो है ना बहुत सारी चीजें जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर। देखिए, हाईलाइट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समराइज सेशन दिया हुआ है सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, वो अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेस नोट रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन 29 फरवरी 2024। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पर्टिकुलर सर्वे वगैरह होते हैं, जो भी आपका डेटा रिलीज का काम होता है ना, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, इसका काम जो है ना एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, यानी जिसे अपन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहते हैं। अब ये इस डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करके तैयार करते हैं उसकी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट को पब्लिश करने का जो काम है, ये पब्लिश करने का काम किया जाता है मॉस्पी के द्वारा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये मॉस्पी क्या है, सो मॉस्पी को कहा जाता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये आपका जो है ना मॉस्पी कहलाता है, राइट। तो 29 फरवरी 2024 को जो नोट आया था एनएसओ के द्वारा, और इसे जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा लाया गया था,
द सेकेंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। अभी अपन इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये हाईलाइट दिया हुआ है, इसलिए अपन उसको वैसे ही लें, राइट। इनके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा आगे। सेकेंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम 2023-24। अब ये तो है ना दोस्तों 2023-24, ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है उसकी बात हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की। अब ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 से, और कब तक गया? तो ये आया 31 मार्च 2024 तक। अब देखो 31 मार्च 2025 हो चुका है, तो अब जो अगला अपडेट आएगा उसमें ये चीजें जो है ना बदल जाएंगी, राइट। अभी चूंकि अपने पास अवेलेबल जो वर्जन है लुसेंट का, उसमें 2024 तक का डेटा दिया हुआ है, तो अपन वहां तक का पढ़ेंगे, राइट। क्वार्टरली एस्टिमेट्स। क्वार्टरली एस्टिमेट्स का मतलब होता है जो 3 महीने में एस्टिमेट किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, यानी कि जिसे अपन क्वार्टर 3 कहते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। Q1 पहला क्वार्टर जो है ना, ये शुरू होता है अप्रैल से और ये जाता है मई और जून तक, ठीक। क्वार्टर 2 ये शुरू होता है दोस्तों जुलाई से और ये जाता है अगस्त सितंबर, ठीक है। फिर आता है दोस्तों क्वार्टर 3 जो शुरू होता है आपका अक्टूबर से, जाता है दिसंबर तक, और क्वार्टर 4 जो सबसे लास्ट होता है ये शुरू होता है जनवरी से और जाता है कहां तक? आपका मार्च तक, ठीक है। तो अगर आपसे क्वार्टर की बात की जाए, फर्स्ट क्वार्टर की, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अप्रैल से जून की बात हो रही है। क्वार्टर 2 यानी जुलाई से सितंबर की बात हो रही है, क्वार्टर 3 यानी अक्टूबर से दिसंबर, और क्वार्टर 4 यानी जनवरी से मार्च की बात हो रही है। और ये जो पूरा का पूरा वित्तीय वर्ष है वो इन्हीं 4 क्वार्टर से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक और नया वर्ड है जिसे अपन जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का मतलब यहां पर होता है प्रोडक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में भारत की सीमाओं के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का सम जीडीपी कहलाता है। इसको डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर था 2023-24 का, along with its expenditure component, एक्सपेंडिचर कंपोनेंट का मतलब होता है व्यय, राइट। इनकम होगी, पैसा आया यानी इनकम, और पैसा हम खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर ना। तो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो डेटा है ये रिलीज किया गया था। अब देखो इस डेटा में क्या है, इंडियन इकोनॉमी रिनेम रेसिलेंट वर्थ रोबस्ट 7.6% ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.6% की ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रही थी, ओवर एंड अबव 7% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष था वहां पर लगभग 7% के अराउंड थी, जो 2022-23 में बढ़कर के 7.6% के अराउंड आ गई। डबल डिजिट ग्रोथ रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मतलब यहां पर जो भी आर्किटेक्चर वगैरह होता है ना, उसमें 10.7% की ग्रोथ रेट देखी गई, फॉलोड बाई गुड ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.5%। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 8.5% थी, है बूस्टेड द जीडीपी ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इन दोनों की वजह से जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है 2022-23 से 2023-24 में बूस्ट हो गया, ठीक है। ये हाईलाइट है, यहां पर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इनके बारे में भी अपन को डिटेल डिस्कशन करना है। ऑन द बैक ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11.6%, followed by a growth rate of construction sector 9.5%. Real GDP grew by 8.4% in the quarter 3 of the 2023-24। अब देखो 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसके क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 3 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अक्टूबर से दिसंबर की बात हो रही है, क्वार्टर 3 है ना। तो यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें 11.6% की ग्रोथ रेट देखी गई और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.5% की ग्रोथ रेट देखी गई। इसके कारण जो भारत की रियल जीडीपी है
तो उसमें 8.4% की ग्रोथ रेट देखी गई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष था। These estimates release both at constant 2011-12। देखो ये जो 2011-12 है, क्या होता है कि जब भी हम कोई डेटा निकालते हैं या डेटा प्रोसेस करते हैं तो उसका जो कंपैरिजन होता है, राइट, इसका जो कंपैरिजन होता है ये कहां से होता है दोस्तों? ये होता है आपका बेस ईयर से। बेस ईयर मतलब जहां से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरा होता है करंट ईयर। करंट ईयर यानी जहां का हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2025-26, तो 2025-26 का अगर हम कोई भी डेटा कंपेयर करते हैं तो हम बेस ईयर से कंपेयर करेंगे, यानी 2011-12 से, और ये देखेंगे कि उस साल की तुलना में, यानी 2011-12 की तुलना में आज तक क्या बदलाव आए। ठीक, तो ये जो भी एस्टीमेट थे ये रिलीज जो किए गए हैं वो 2011-12 यानी बेस ईयर के बिहाफ पर रिलीज किए गए हैं, एंड करंट प्राइसेस को कंपेयर करके, इन अकॉर्डेंस विद द रिलीज कैलेंडर ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? जो हमारा नेशनल अकाउंट है उसके कैलेंडर के अकॉर्डिंग। फर्दर इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंसीडर द SRE एज फाइनेंशियल एस्टीमेट। यहां पर यह भी कहा गया कि जो SRE है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए SRE का मतलब होता है सेकंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। सेकंड रिवाइज्ड एस्टीमेट दोस्तों क्या होता है कि जो एस्टीमेट ले लिया गया है ना, तो वित्तीय वर्ष में जो चारों क्वार्टर हैं, उन चारों क्वार्टर में इनको क्या किया जाता है? रिवाइज किया जाता है, उनको देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक, तो जो कंसीडर किया गया वो सेकंड रिवाइज स्टेटमेंट को, सेकंड रिवाइज एस्टीमेट को एज अ फाइनेंशियल एस्टीमेट। अकॉर्डिंगली द प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द TRE वुड बी डिसकंटिन्यूड। अब देखो यहां पे TRE वर्ड आया है, TRE वर्ड का मतलब होता है थर्ड रिव्यू एस्टीमेट। TRE स्टैंड्स फॉर द थर्ड रिवाइज एस्टीमेट। ये आपका तीसरा रिवाइज्ड एस्टीमेट कहलाता है, जिसे अपन TRE कहते हैं। ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। देयरफॉर TRE ऑफ 2020-21 यानी कि जो थर्ड रिवाइज एस्टीमेट था साल 2020-21 का, एंड SRE यानी सेकंड रिवाइज एस्टीमेट ऑफ 2021-22 आर फाइनल एस्टीमेट फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर। अब जो SRE और TRE थे, TRE कौन सा? 2020-21 का, और SRE 2021-22 का। TRE मतलब थर्ड रिवाइज एस्टीमेट, SRE मतलब सेकंड रिवाइज एस्टीमेट। थर्ड यानी जब तीसरी बार एस्टीमेट को रिवाइज किया गया, SRE मतलब जब दूसरी बार एस्टीमेट को रिवाइज किया गया। तो ये जो एस्टीमेट्स थे इनको फाइनल माना गया रिस्पेक्टिव ईयर, यानी 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष था उसके लिए, राइट। अब देखिए रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 2011-12 के रिस्पेक्ट में। 2011-12 मैंने आपको क्या बताया? ये कहला जाएगा बेस ईयर, जहां से हम आज की जो ग्रोथ है, आज का जो पर्टिकुलर ग्रोथ है उसको अपन कंपेयर करते हैं, राइट। तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इन द ईयर 2023-24 is estimated at 172.90 लाख करोड़। जो 2023-24 ईयर चल रहा है, वित्तीय वर्ष जो चल रहा था, उसमें जो रियल जीडीपी था वो अगर हम बेस ईयर से तुलना करें, 2011-12 से तुलना करें, तो 172.90 लाख करोड़ था, अगेंस्ट द फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2022-23। और ये 2022-23 का वित्तीय वर्ष था, उसमें जो पहला क्वार्टर था, पहले क्वार्टर की जो एफआरई थी, एफआरई यानी कि फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट, फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट से अगर आप देखो तो ये कितना 160.71 लाख करोड़। ये जो 172.90 लाख करोड़ हुआ है, ये कहां से हुआ? बेस ईयर यानी 2011-12 से। और जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष था, उसका जो फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट यानी एफआरई का पहली जो रिपोर्ट थी, उसमें ये 160.71 लाख करोड़ था। The growth in real GDP during 2023-24 is estimated at 7.6% as compared to 7% in 2023। 2022-23 की तुलना में जो ग्रोथ रेट है 2023-24 में ये 7.6% रही। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हाईलाइट है यहां पे जो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इन टर्म्स को अभी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नॉमिनल जीडीपी
और जीडीपी एट करंट प्राइस। अब देखो यहां पे जो कांस्टेंट वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए उपयोग किया गया है? ये यूज किया गया है बेस ईयर के लिए, यानी जहां से हम कंपेयर कर रहे हैं। और यहां पर जो करंट प्राइस वर्ड यूज किया है, इसका मतलब किससे है? आपका करंट ईयर, यानी वर्तमान वर्ष जहां का हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस इन द ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड एट 293.90 लाख करोड़ अगेंस्ट द एफआरई। एफआरई मतलब फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2022-23 ऑफ 269.50 लाख करोड़। जो 2022-23 का पहला क्वार्टर था उसमें 269.50 लाख करोड़ से जो एस्टिमेट है ये 2022-23 की तुलना में 293.90 लाख करोड़ हो गया। ठीक है। द ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी ड्यूरिंग 2023-24 इज एस्टिमेटेड एट 9.1% एज कंपेयर टू 14.2% इन 2022-23। 2022-23 में जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी की वो 14.2% थी, जो 2023-24 में एस्टिमेट है वो 9% था। जीडीपी एट कांस्टेंट, जीडीपी एट कांस्टेंट मतलब जो बेस ईयर था, प्राइस जो क्वार्टर 3 था 2023-24 में, वो एस्टिमेट हुआ 43.72 लाख करोड़ अगेंस्ट 40.35 लाख करोड़ इन द क्वार्टर 3 ऑफ 2022-23। 2022-23 में क्वार्टर 3 में 40.35 लाख करोड़ था, जो कि 2023-24 के क्वार्टर 3 में बढ़कर के 43.72 लाख करोड़ हो गया। और जो 43.72 लाख करोड़ है, ये अगर आप देखो तो कांस्टेंट कहां पे माना गया था? 2011-12 में, तो 2011-12 से इतना बढ़ गया। showing a growth rate of 8.4%, GDP at current price in quarter 3 of 2023-24 is estimated at 75.49 lakh crore as against 68.58 lakh crore in quarter 3 of 2022-23, showing a growth rate of 10.1%. अब जो क्वार्टर 3 है 2022-23 का, उसमें 68.58 लाख करोड़ था, जो 2023-24 के क्वार्टर 3 में बढ़कर के 75.49 लाख करोड़ हो गया। और अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो 10.1% निकल करके आया। द एडवांस एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम आर इंडिकेटर बेस्ड एंड आर कंपाइल्ड यूजिंग द बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड। जो एडवांस एस्टिमेट होते हैं नेशनल इनकम के, ये इंडिकेटर पर बेस्ड होते हैं, यानी इंडिकेटर जिससे हमें ये पता चले कि ये लगभग इतना बढ़ सकता है। ठीक है, ये कि अनुमान होता है जो इंडिकेट करता है कि ये लगभग इतना ग्रो करना चाहिए। राइट। अच्छा, तो उसमें भी क्या यूज किया जाता है? बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड को यूज किया जाता है। मतलब एस्टिमेट्स अवेलेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी 2022-23 का तो एस्टिमेट अवेलेबल है, are extrapolated using the relevant indicators reflecting the performance of the sector. The first advance estimate for 2023-24 were based on very limited data and by using the provisional estimate of 2022-23 as benchmark estimate. सिंपल सा ये समझो कि जैसे देखो अभी अगर हम देखें तो साल 2024 और 25 का वित्तीय वर्ष चल रहा है। ठीक है, तो ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके लिए हमने पहले प्लान किया, जो प्लान किया दैट इज कॉल्ड एज बजट, है ना। अभी जो बजट हमने प्लान किया है, तो आप सभी जानते हैं एक वित्तीय वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं? ये होते हैं 4। तो ये चारों क्वार्टर में इसको अलग अलग रिवाइज किया जाता है। ठीक है, पर इसके एक्चुअल डेटा जब ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है तब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी काम होता है दैट इज बेस्ड ऑन द गेसिंग, अनुमान के आधार पे होता है। वहीं अगर हम देखें तो 2024-25 के बजट को जब प्लान किया गया था उस समय 2023-24 का जो बजट है ये कहला जाएगा रनिंग बजट। ठीक है, जो चल रहा था। और इनको जो एक कंप्लीट डेटा मिलेगा वो कौन से बजट का मिलेगा? ये 2022-23 के बजट का जो है ना, यहाँ पे कंप्लीट डेटा अवेलेबल होगा। 2022-23 के बजट का कंप्लीट डेटा, और जो 2023-24 है ये रनिंग बजट कहला जाएगा। तो इसका डेटा, इनके आधार पर 2024-25 के बजट को प्लान किया जाएगा, जिसे टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम यहां पर जो है ना चलता है।
अब आता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जो मैंने आपको बताया कि टोटल जो प्रोडक्शन होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसके बारे में भी अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो जो रियल जीडीपी ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट, रियल जीडीपी ऑफ कांस्टेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया, ये बेस ईयर की बात हो रही है, 2011-12 की बात हो रही है, जो हमारा बेस ईयर है। द प्राइस फॉर द ईयर 2022-23 एंड 2021-22 stands at 160.71 lakh crore and 150.22 lakh crore रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 160.71 लाख करोड़ का प्राइस है, और 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें था ये कितना, 150.22 लाख करोड़, शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 7%। अब देखो यहां पे कंपेयर करके निकाला है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उससे 2022-23 के वित्तीय वर्ष में ये कितना बढ़ा, तो ये 7% के अराउंड जो है ना इसमें ग्रोथ देखी गई। ठीक है, एज कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ 9.7% ड्यूरिंग द 2021-22, जो 2021-22 का वित्तीय वर्ष था उसमें कितनी ग्रोथ रेट थी, 9.7% की। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस, करंट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, टुडे, आज के आधार पे अगर हम देखें, प्राइस फॉर द ईयर 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट 269.50 लाख करोड़ अगेंस्ट 235.97 lakh crore for the year 2021-22, showing a growth of 14.2% during 2022-23 as compared to growth of 18.9% during the 2021-22। जो नॉमिनल अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं, करंट प्राइस यानी 2022-23 का जो प्राइस था उसमें 269.50 लाख करोड़ की बात हो रही थी, है ना, जो कि 2021-22 में कितना था, 235.97 लाख करोड़ था। अब 269.50 और 235.97 को कंपेयर करोगे तो 14.2% की ग्रोथ रेट मिलेगी, एज कंपेयर 2021-22 से अगर हम करें तो उसका ग्रोथ रेट 18.9% का था। आगे आते हैं दोस्तों, जीबीए एंड इट्स इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस। जीबीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टैंड्स फॉर द जीबीए, इट्स इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस। आप सभी जानते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, है ना, अलग अलग जो सेक्टर होते हैं। बेसिकली अगर अपन देखें तो जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बेसिक तौर पे आप देखो, प्राइमरी वाला जो पोर्शन होता है इसमें एग्रीकल्चर, लिव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग वगैरह ये सब आ जाता है ना, माइनिंग वगैरह आ जाता है। फिर आता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी अगर आप देखो दोस्तों तो इसमें जो है ना आपका मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये सब आ जाता है। और तीसरा होता है जिसे आप कहते हैं टर्टरी, यानी तृतीयक सेक्टर। तो ये जो टर्टरी होता है, तृतीयक सेक्टर होता है, इसको अपन टोटली बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो जो जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना हुआ, देखो यहां पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड आखिरकार है क्या। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एक आर्थिक संख्या है जो किसी विकसित समय में किसी अर्थव्यवस्था, उपयोग या क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए मूल्य को दर्शाता है। ये मूल्य उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से उत्पादन में उपयोग किए गए मध्यवर्ती इनपुट के मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर हम सरल भाषा में जीबीए को समझें तो जीबीए यहां पर क्या कहला जाएगा, जीबीए तो ये दोस्तों कहला जाएगा आपका उत्पादन का मूल्य। उत्पादन मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन का मूल्य माइनस कर देंगे हम इसमें मध्यवर्ती इनपुट का मूल्य, मध्यवर्ती इनपुट का मूल्य। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना। बाकी इसके बारे में भी अब जो है ना डिटेल अपन डिस्कशन करेंगे आगे, है ना। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है एट एग्रीगेट लेवल, नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस यानी जो कांस्टेंट था, हैज इंक्रीज बाई 14% ड्यूरिंग 2022-23। देखो जो बेस ईयर था, बेस ईयर से कितना इंक्रीज हुआ है, 14% इंक्रीज हुआ है। कंपेयर्ड ग्रोथ ऑफ 18.8% ड्यूरिंग द 2021-2022, 2021-22 से 18.8% इंक्रीज हुआ है।
जो कि रियल जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड है। रियल जीबीए मतलब जो जीबीए एट कांस्टेंट 2011-12 का प्राइस था, उसमें अगर आप देखो तो इंक्रीज हुआ है 6.7%। 2022-23 को अगर कंपेयर करोगे तो कितना हुआ है 9.4% एज कंपेयर टू द 2021-2022। ठीक है, अब यहां पर देखो द ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बताया इसमें एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग, क्वेरिंग ये आ जाता है। सेकेंडरी में अगर आप देखो तो कंप्राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। जो टर्टरी सेक्टर है इसमें अगर आप देखो तो हैज बीन एस्टिमेटेड एट 4.4%, 2.1% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है इसमें कितना आया 4.4% का ओवरऑल, सेकेंडरी सेक्टर में आया है 2.1% का ओवरऑल, और जो टर्टरी सेक्टर है इसमें आया है अराउंड 10% का ओवरऑल। कब? साल 2022-23 में अगेंस्ट द 2021-22। ठीक है, अच्छा जो ग्रोथ रेट है वो 4.8%, 12.7% और 9.2% रही है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर यानी 2021-22 से अगर हम कंपेयर करें, 2021-22 में जो प्राइमरी सेक्टर था उसकी ग्रोथ रेट 4.8% थी, सेकेंडरी सेक्टर की 12.7% थी और टर्सरी सेक्टर की 9.2% थी। फिर देखिए नेट नेशनल इनकम। दोस्तों नेशनल इनकम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ अ नेशन। इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2022-23 स्टैंड्स एट 234.39 लाख करोड़ अगेंस्ट 206.53 लाख करोड़ इन 2021-2022, showing a growth rate of 13.5% during 2022-23 as compared to the growth of 19.7% in the previous year। ठीक है, ये आपका जो है ना नेट नेशनल इनकम जो है इसमें इतना इंक्रीमेंट देखा गया कि अगर करंट प्राइस में आप देखो 2022-23 में तो ये 234.39 लाख करोड़ था, जो 2021-22 में 206.53 लाख करोड़ था। इससे कंपेयर करोगे तो 13.5% का ग्रोथ रेट आपको मिलेगा और 2022-23 को अगर कंपेयर करोगे तो 19.7% का ग्रोथ रेट मिलेगा। ठीक है, ये सारा का सारा हाईलाइट दिया हुआ है। आगे देखिए ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब सबसे पहले प्रश्न आता है सर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ये जिसको अपन GNDI कहते हैं, ये एक आर्थिक संख्या है जो देश के नागरिक और सरकार के पास उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध आय को दर्शाती है। ये देश के अंदर और बाहर से प्राप्त होती है। सरल भाषा में अगर आप देखो तो जो GNDI यानी कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो देश के नागरिकों की आय, देश के बाहर से प्राप्त आय और सरकार की आय, इन तीनों में जो भी उपभोग और बचत होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी GNDI एट करंट प्राइस इज एस्टिमेटेड एट 273.99 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2022-23, while the estimate for the year 2021-2022 stands at 239.25 lakh crore, showing a growth of 14.5% for the year 2022-23 as compared to the growth of 18.8% in the year 2021-22। अब देखो सेविंग बचत, ग्रॉस सेविंग ड्यूरिंग 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट 81.50 लाख करोड़ अगेंस्ट 73.63 लाख करोड़ ड्यूरिंग द 2021-2022। जो कुल बचत है ये 2022-23 में 81.5 लाख करोड़ थी, जो कि 2021-22 में 73.63 लाख करोड़ थी। शेयर ऑफ नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जनरल गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड सेक्टर इन ग्रॉस सेविंग ड्यूरिंग 2022-23 stand at 37.3%, 9.3%, -7.5% एंड 60.9%। ध्यान रखिएगा जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है इनका 37.3% था, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का 9.3% था, जनरल गवर्नमेंट का -7.5% यानी घाटे में था, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसका 60.9% था। रेट ऑफ ग्रॉस सेविंग टू GNDI फॉर 2022-23 is estimated at 29.7% against the 30.8% for the year 2021-22। ये सारे के सारे वर्ड जो है ना अभी अपन आने वाले सेक्शन में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें
सो एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें देश के अंदर पूंजी का निर्माण और संरक्षण होता है। ये प्रक्रिया देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है। कैपिटल फॉर्मेशन में निवेश भी आ जाता है, बचत भी आ जाता है, पूंजी का संरक्षण भी आ जाता है। ठीक है, तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन था एट करंट प्राइस इज एस्टिमेटेड एट 86.78 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2022-23। 2022-23 में जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन था ये 86.78 लाख करोड़ था एज कंपेयर टू 76.48 लाख करोड़ ड्यूरिंग द 2021-22। द रेट ऑफ जीसीएफ यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी इज 32.2%। जीडीपी से अगर कंपेयर करें जीसीएफ को तो 32.2% था ड्यूरिंग 2022-23 एज अगेंस्ट 32.4% इन 2021-22। In terms of share to the total GFCF, in term of share of the total GFCF at current price, the highest contributor is non-financial corporation, followed by household sector, share of which stood at 44.2% and 41.8% respectively in 2022-23. The rate of GCF to GDP at constant यानी base year 2011-12 prices was 36.7% in 2021-22 and 34.9% in 2022-23। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना एक समराइज फॉर्म में दिया हुआ है। आगे देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट करंट प्राइस एस्टिमेट एट 164.23 लाख करोड़ फॉर द ईयर 2022-23 अगेंस्ट 143.83 lakh crore in 2021-22. In relation to GDP, the PFCE to GDP ratio at current price during 2021-22 and 2022-23 are 61% and 60.9% respectively. At constant यानी 2011-12 prices, the PFCE यानी कि Private Final Consumption Expenditure is estimated at 87.33 lakh crore and 93.24 lakh crore respectively for the year 2021-22 and 2022-23. The corresponding PFCE to GDP ratio for the year 2021-22 and 2022-23 are 58.1% and 58% respectively. Government Final Consumption Expenditure यानी कि GFCE at current price is estimated at 28.84 lakh crore for the year 2022-23 as against rupees 24.72 lakh crore during 2021-22. At constant 2011-12 prices, the estimate of GFCE for the year 2021-22 and 2022-23 stands at 14.80 lakh crore and 16.14 lakh crore respectively। यानी कि 2021-22 में 14.80 लाख करोड़ था और 2022-23 में ये 16.14 लाख करोड़ था। GNDI for 2022-2023 is estimated at 29.7% as against to 30.8% for the 2021-22। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों और जानते हैं पर कैपिटा एस्टिमेट। पर कैपिटा एस्टिमेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति। Per capita income, that is per capita net national income at current prices is estimated at 1,50,906 and 1,69,496 respectively for the year 2021-22 and 2022-23। यानी कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो थी वो 1,50,906 रुपए थी, जो 2022-23 में बढ़कर के 1,69,496 रुपए हो गई। पर कैपिटा पीएफसीई एट करेंट प्राइस फॉर द ईयर 2021-22 एंड 22-23 एस्टिमेटेड एट 1,05,092 रुपीज एंड 1,18,755 रुपीज रिस्पेक्टिवली। प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम जो पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो करंट प्राइस में था 2021-22 में वो 1,05,092 रुपए था, जो 2022-23 में 1,18,755 रुपए था। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स दी हुई थी कंपेयर करके। अभी अगर आप देखो तो हमारा जो वित्तीय वर्ष दिया हुआ है ये कौन सा है, चल रहा 2025-26 है ना, 2025-26 चल रहा है। जो न्यू एडिशन आएगा उसमें आपको 2024-25 और 25-26 का डेटा मिलेगा, राइट।
सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस। अब दोस्तों द सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2019 अंडर द कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। जो कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम थी उसमें अगर आप देखो तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट हुआ था साल 2019 में। एज ऑन 31 मार्च 2021 फील्ड वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल and few places having COVID-19 restriction and other operational challenges. The data was collected under the provision of Collection of the Statistics Act 2008 on a mobile app through door-to-door visit of all household and commercial establishment across the country। जो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस हुआ था 2019 में, 2021 में सेंसस होना था पर ड्यू टू कोविड पेंडेमिक वो हो नहीं पाया, राइट। अब अभी जो है ना देखो ये जातिगत जनगणना हो रही है, फिर 2031 में वापस से सेंसस आ जाएंगे, आगे क्या होगा वो अपन को पता ही चलेगा। तो ये हाईलाइट था पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी का, जो 2021-22 और 22-23 का जो वित्तीय वर्ष है उस पर आधारित था, क्योंकि ये बुक जो है ना 2024-25 के वित्तीय वर्ष में पब्लिश हुई है। अब अगला जो पब्लिकेशन आएगा उसमें आपको 2024-25 और 2025-26 का जो एस्टिमेट डेटा है वो मिलेगा, ठीक है। सो हाईलाइट वाला सेक्शन हम यहीं पर रोकेंगे, इसके आगे अपन जो है ना इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ध्यान से जरूर सुनिएगा। अगले सेशन